नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। WOP के इस चैनल डॉक्टर वी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि हम भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के निर्माण में या किन किन भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, संवैधानिक गतिरोध, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। अब हम प्रिय विद्यार्थियों संविधान सभा की रचना और उसकी प्रकृति लेकर आए हैं। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर वी शर्मा और अब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान सभा की रचना और उसकी प्रकृति किस प्रकार से स्थापित की गई। संविधान सभा की रचना और गठन के बारे में हम जानते हैं कि सदस्यों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की गई, तय की गई। संविधान सभा सदस्य संख्या की दृष्टि से एक बहुत बड़ी सभा थी। कैबिनेट मिशन ने उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर रखी थी। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव यह था कि 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब अर्थात 10 लाख आबादी, 10 लाख की जनसंख्या पर से एक प्रतिनिधि होगा। और इस फार्मूले के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के अधिक से अधिक 296 सदस्य हो सकते थे और देशी राज्यों के 93 सदस्य। प्रांतों के 296 सदस्यों का सांप्रदायिक आधार पर इस तरह से बंटवारा किया गया कि मुसलमानों के 79, सिखों के 4 प्रतिनिधि और 213 सामान्य सीटें सब मुसलमान और सिखों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के लिए स्थान आरक्षित था। पाकिस्तान के निर्माण और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के कारण सदस्य संख्या गिर गई और उसमें प्रांतों की केवल 235 और देशी रियासतों की 73 प्रतिनिधि ही शेष रह गए थे। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए उन सदस्यों का कुल सदस्य संख्या 308 थी। चुनाव की विधि किस प्रकार से तय की गई? जहां तक चुनाव की विधि का प्रश्न है, प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ। देशी रियासतों के आधे प्रतिनिधि राज्यों द्वारा मनोनीत किए गए थे और आधे जनता के द्वारा चुने गए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो है कि भारत के ईस्वी पुरुष ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना था। संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना एक अध्यक्ष चुना था और संविधान सभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस प्रकार थे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, गोविंद बल्लभ पंत, जी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, आचार्य कृपलानी और श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनमें से अधिकांश कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के सदस्य रहे थे। नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, पटेल गृह मंत्री थे, आजाद शिक्षा मंत्री थे और अंबेडकर N.G. अयंगर तथा श्याम प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री पद पर आसीन थे। गोविंद बल्लभ पंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये सभी सुशिक्षित व्यक्ति थे और महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ऑस्टिन ने कहा कि नेहरू उच्च कोटि के विचारक थे और एक असाधारण कोटि के वकील भी थे और N.G. अयंगर उच्च कोटि के प्रशासक और पटेल लौह पुरुष और राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार से संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों की थी। संविधान सभा की प्रभुसत्ता का प्रश्न था कि पहला कुछ लेखकों ने संविधान सभा को प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं माना था, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी और इसलिए सरकार को यह अधिकार हासिल था कि वह उसे जब चाहे भंग कर दे। दूसरे, कैबिनेट मिशन ने केंद्र को केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिकार दिए थे। वे कौन से थे? प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, संचार सुविधाएं तथा इन विभागों को चलाने के लिए धन की वसूली। इसलिए संविधान सभा कानूनन ऐसा संविधान नहीं बना सकती थी जिसमें केंद्र को इन विषयों के अलावा कोई और शक्ति प्रदान की जाए। इस संबंध में हम केवल यही कहेंगे कि कानून की इन बारीकियों में जाने का कोई विशेष लाभ नहीं है। जैसा कि पी.के. त्रिपाठी कहते हैं कि ना कोई साम्राज्य किसी अधिनियम के बनाने से बनता है और ना किसी दूसरे अधिनियम से एक बना हुआ साम्राज्य उखड़ सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में किसी अधिनियम से नहीं वरन ब्रिटिश प्रशासकों और ब्रिटिश कूटनीति की विजय के कारण स्थापित हुआ था।
वैसे ही भारतीय जनता के लंबे और सफल स्वातंत्र्य युद्ध के कारण उसका अंत हुआ। भारतीय संविधान सभा अपनी कार्यवाही चलाने के लिए जो भी रीति चाहे उसका अनुसरण कर सकती थी। कोई भी बाहरी शक्ति उसकी कार्यवाही में बाधा डालने की शक्ति नहीं रखती थी। इसलिए संविधान सभा को हम प्रभुत्व संपन्न निकाय या संस्था कहेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और इस अवसर पर बोलते हुए नेहरू जी ने कहा, आजादी और ताकत के मिलते ही हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। संविधान सभा इन जिम्मेदारियों को निभाएगा। विधानसभा एक पूर्ण प्रभु संपन्न संस्था है। वह देश के आजाद नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व रूप संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया, परंतु आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, अर्थात उसके सदस्यों का चुनाव देश के सभी बालिग स्त्री पुरुषों ने नहीं किया। ये सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य बालिग मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उसे प्रतिनिधि संस्था नहीं माने। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि संविधान सभा में प्राय सभी संप्रदायों के व्यक्ति थे। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति, ईसाइयों, पारसियों, एंग्लो इंडियन समुदाय सभी के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे, इसलिए उसे प्रभुत्व संपन्न संस्था भी कहा जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़कर संविधान सभा में सभी वर्गों के आर्थिक हितों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। व्यापारी, उद्योगपति, जमींदार, बड़े किसान, मध्य वर्गीय सभी तरह के लोग उसके सदस्य थे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं थी विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू, बेगम रसूल। इनके नाम महत्वपूर्ण माने गए। जी ऑस्टिन के शब्दों में संविधान सभा का सार भारत की एक लघु झांकी प्रस्तुत करता है। जी ऑस्टिन ने कहा कि लघु झांकी में आप देख सकते हैं कि हर संप्रदाय के लोग इसमें थे और स्त्रियां भी इसमें शामिल थी और इसमें हर वर्ग के लोग थे, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और मध्य वर्गीय सभी प्रकार। इसलिए इसे जी ऑस्टिन ने लघु झांकी कहा। परंतु इस सत्य को इनकार भी नहीं किया जा सकता कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की प्रधानता थी। कांग्रेस के चोटी के सभी नेता, मतलब शीर्ष के सभी नेता संविधान सभा में थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी जी। संविधान सभा में छोटे किसानों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं था, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि संविधान निर्माता इन वर्गों की समस्याओं के प्रति उदासीन थे। नेहरू की समाजवाद की में गहरी आस्था थी। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार के चंपारण जिले में किसान सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था, इसलिए वो किसान की समस्याओं से भली भांति परिचित थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के.पी. शाह और वी.डी. त्रिपाठी जैसे वामपंथियों का स्वर भी सुनने को मिला। इन लोगों की धारणा यह थी कि आर्थिक नियोजन और सहकारी समितियों के विकास के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए। अब बात आती है संविधान का निर्माण। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, परंतु उसके कार्य में विशेष गति तभी आई जबकि देश स्वतंत्र हो गया। सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो संविधान सभा ने कई समितियां बनाई, जिनमें विभिन्न विषयों पर बड़ी बारीकी से विचार किया गया। जैसे कौन कौन सी समितियां थी? केंद्रीय सरकार का ढांचा, राज्यों की शासन व्यवस्था तथा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना। इन विषयों पर उन्होंने बारीकी से विचार किया। वे समितियां थी। कुछ उप समितियां भी थी जिन्होंने मूलभूत अधिकारों अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली हैं रियायतों और उच्चतम न्यायालयों व उच्च न्यायालयों के गठन पर भी विचार किया। समितियों ने अपने अपने विषयों से संबंधित सभी बातों पर विचार किया और संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की और सभा में इन प्रतिवेदनों पर वाद विवाद हुआ और 29 अगस्त 1947 को सभा ने संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। वी.एन. राव से संवैधानिक मामलों में सरकार के मुख्य सलाहकार भी थे। वे मसौदा समिति अर्थात ड्राफ्ट कमेटी ने उपरोक्त सभी समितियों के प्रतिवेदन और सभा में हुए वाद विवाद के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार किया अर्थात ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट के ऊपर संविधान सभा में विस्तृत वाद विवाद भी हुआ। अंत में फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया ताकि उसके संबंध में जनता की प्रतिक्रियाएं जानी जा सके। 1948 नवंबर में संविधान सभा ने पुनः उस मसौदे के ऊपर विचार किया। यह वाद विवाद लगभग 1 वर्ष तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में सभा में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और सभा के 308 सदस्यों ने संविधान को अलंकृत कॉपियों पर अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 के दिन नया संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान भारतीय नेताओं की राजनीति और सामाजिक सूझबूझ और आदर्शवाद अनुभव, देशभक्ति और विश्व कल्याण की कामना का प्रमाण है। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा ने मिलकर के सहयोग से और पूर्णतः वाद विवाद और संवाद के माध्यम से और हर एक पक्ष और हर एक पहलू और हर एक बिंदु और हर एक वर्ग की समस्या को लेकर के विचार विमर्श करके संविधान सभा ने विभिन्न फैसले किए और संविधान का निर्माण किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ाया है अभी संविधान सभा के निर्माण के बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने यहाँ लिए हैं, जिसमें है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में सदस्यों का सांप्रदायिक आधार किस तरह का बंटवारा किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न हमारा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें वो सभी सदस्य आएंगे जिसमें मुसलमानों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। पाकिस्तान के बनने से पहले जितने भी सदस्य इसमें थे वो सभी को कुल के आधार पर लिया जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का सांप्रदायिक आधार पर किस तरह बंटवारा किया गया ये बताएंगे आप। और संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे, 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे, ये आप लिखेंगे। संविधान सभा में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया, प्रमुख नाम बताने हैं इसमें। और नेहरू उच्च कोटि के विचारक थे, यह कथन किसका था। और प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। संविधान सभा क्या प्रभुसत्ता संपन्न सभा नहीं थी, ये भी आप बताइए। और संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी महिलाएं थी, उनके आपको नाम लिखने हैं। और संविधान सभा सारे भारत की एक लघु झांकी प्रस्तुत करती है, यह किसने कहा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्ट कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, संवैधानिक मामलों के मुख्य सलाहकार कौन थे, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ और संविधान कब लागू हुआ। ये सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिए और समझिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।